यादव की वर्चुअल बैठक आज आरजेडी विधायक और नेताओं के साथ होंगे मुखातिब। तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। आज से 18 प्लस को लगेगी वैक्सीन। सरकारी स्कूल कॉलेजों में लगेगा टीका। राज्य को मिली 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज। अठारह प्लस के लिए राज्य को मिली कोविशील्ड की वैक्सीन। राज्य को मिले कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज। अब तक राज्य को मिले 2,44,440 डोज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कोर्ट के निर्देश। जब्त किए ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा इस्तेमाल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड में 18 प्लस के लिए राज्य के ऑर्डर पर शनिवार को कोविशील्ड का 1.5 लाख मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की ओर से ये डोज राज्य सरकार के ऑर्डर पर दिए गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोविशील्ड के 25 लाख डोज के ऑर्डर दिए थे। इससे पहले 6 मई को राज्य सरकार ने कोविशील्ड के 1,34,440 डोज का ऑर्डर मिला। यानी 18 प्लस के लिए अब तक को 2,44,440 डोज आ चुकी हैं। आपको बता दें कि राज्य को कोविशील्ड के डोज मिल चुके हैं। 1,10,000 डोज आए हैं और इसके पहले भी डोज आ चुके हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो अभी तक 18 प्लस के लिए 2,44,440 डोज आ चुके हैं। 1,34,440 डोज पहले आ चुके थे। झारखंड में 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। राज्य के ऑर्डर पर शनिवार को कोविशील्ड का 1,10,000 का ऑर्डर मिला है और ये डोज झारखंड आए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की ओर से राज्य सरकार के ऑर्डर पर ये डोज मिले हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार ने कोविशील्ड के 25 लाख डोज के ऑर्डर दिए थे। इससे पहले 6 मई को सरकार ने कोविशील्ड के 1,34,440 डोज का ऑर्डर दिया था। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में टीकाकरण की शुरुआत होनी थी 1 मई से, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है और बेहद कम समय में 2 लाख डोज अभी तक झारखंड में मुहैया कराए गए हैं। देखिए आस्था, जिस तरीके से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से होनी थी, जिसमें 18 साल से 44 साल तक के युवाओं को टीका दिया जाना था। और अगर जनसंख्या के लिहाज से माने तो 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के कुल लगभग 2,20,00,000 लोगों की जनसंख्या है झारखंड में। और अगर हम 18 से 44 साल के बीच के लोगों की बात करें तो उनकी जनसंख्या लगभग 1,35,00,000 के आसपास निकलकर सामने आती है। उस लिहाज से अगर हम माने तो लगभग 2.25 करोड़ टीकों की जरूरत थी टीकाकरण के तीसरे अभियान की वजह से। लेकिन अभी तक दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों की तरफ से जो टीके की खेप पहुंचनी थी वह नहीं पहुंची है। राज्य सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख टीके मुहैया कराने का आदेश निर्गत किया था और इन्हें भुगतान भी किया जा चुका था। लेकिन दूसरे केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए और केंद्र सरकार की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों कंपनियों ने राज्य सरकार की आपूर्ति के लिए थोड़ा समय मांगा था। परसों 1,34,400 टीके झारखंड पहुंचे। कल 1,10,000 टीके झारखंड पहुंचे। तो 2 दिनों में जो टीके की खेप झारखंड पहुंची है वह 2,44,400 टीकों की खेप है। लेकिन आवश्यकता इस हिसाब से बहुत ज्यादा है। झारखंड सरकार ने तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 2,229 टीका केंद्रों की स्थापना कर रखी है और इन टीका केंद्रों से लोगों को टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब उस लिहाज से जितने टीकों की जरूरत है उतने टीके राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान चल रहा है और वहां पर अब
दूसरे डोज भी लोगों को दिए जाने हैं, तो राज्य सरकार थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है और अगले 2-3 दिनों में 10 तारीख तक टीके की और जो खेप आनी है 1-1 लाख, 1.25 लाख के हिसाब से जो खेप आनी है, तो 2-3 दिनों में जो खेप आएगी उसके बाद स्टॉक को मेंटेन करने के बाद झारखंड सरकार इस टीकाकरण के तीसरे अभियान की शुरुआत करना चाहती है। जी। तो संभावना यह जताई जा रही है कि 11 या 12 तारीख से झारखंड सरकार टीकाकरण के इस तीसरे अभियान की शुरुआत कर सकती है और उसके बाद यहाँ पर 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जा सकेगा। सबसे अहम बात यह बता दें आपको कि जिस संख्या में या जिस हिसाब से टीकाकरण किया जाना है, तो जितनी जल्दी टीके की खेप झारखंड सरकार को मुहैया होगी, उतना जल्दी यहाँ पर टीकाकरण अभियान है वह रफ्तार पकड़ पाएगा। जी कुंदन जी, लेकिन अभी जिस तरीके से एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब अलग अलग खेपों में सरकार को टीके की खेप मिल रही है, अलग अलग दिनों में मिल रही है ये खेप। देखिए, जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों संस्थाओं में जैसे जैसे टीकों का निर्माण हो रहा है, वहां से वह खेप प्रतिदिन के हिसाब से झारखंड भेज दी जा रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि प्रतिदिन के हिसाब से अगर 1-1.25 लाख 1.5 लाख तक की भी खेप झारखंड पहुंचती है, तो हम अगले 3 से 4 दिनों में इस स्थिति में होंगे कि तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर सके, क्योंकि जिस संख्या में टीका की जरूरत है, टीका की खुराक की जरूरत है, उस संख्या के हिसाब से यहाँ पर जो टीका केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि 1 जून से झारखंड में जितने निजी अस्पतालों में टीकाकरण किए जा रहे थे, उस अभियान को रोक दिया गया है। अब केवल और केवल सरकारी स्थानों में या सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही टीकाकरण किए जा रहे हैं, क्योंकि टीके की खुराक झारखंड सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी और इसको लेकर काफी राजनीति भी गर्म हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी झारखंड की जनता को दी थी कि हमने 25-25 लाख टीकों की का आदेश आपूर्ति करने के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को दे रखा है। केंद्र सरकार के जरिए हमें टीके की कोई खुराक नहीं मिल रही है और इन्हीं सब परेशानियों की वजह से यहाँ पर टीकाकरण अभियान में विलंब हो रहा है। तो यह राज्य और केंद्र के बीच की राजनीति का एक मुख्य केंद्र बिंदु भी बना हुआ है, बहस का चर्चा का एक विषय भी बना हुआ है। अब इनके बीच में झारखंड के लोगों के लिए तीसरे चरण का टीकाकरण की अभियान कितनी जल्दी शुरू हो पाता है, अब यह तो समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से टीके की कमी देखने को मिल रही है और टीका सही समय पर खेप पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जितनी उपलब्धता हो रही है उतनी खेप पहुंचती जा रही है, तो लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ऐसे खेप में 1 लाख 2 लाख ऐसे डोज में खेप पहुंचती रही झारखंड में, या तमाम बाकी राज्यों की भी बात कर ले, तो अगर ऐसे अलग अलग दिनों में खेप पहुंचती रही तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा खेप पहुंचने में, जितनी बड़ी संख्या में डोज चाहिए हैं। देखिए, 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या है, जिसे 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं। अब इस पूरा गणित समझिए, 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या है, तो अगर 2 खुराक की जरूरत होती है तो लगभग 4,40,000 यानी 4.5 करोड़, माफ कीजिएगा 4.5 करोड़ टीके की खुराक की जरूरत होगी। और अभी तक झारखंड में जो पहले खुराक मिले हैं और जो दूसरे खुराक जो जिन लोगों ने ले पाया है, उनकी कुल संख्या अगर हम मिला दें तो वह संख्या लगभग 45-50 लाख तक की ही पहुंच पा रही है। तो अभी भी झारखंड में टीके के खुराक के लिए जो जरूरत है वो 3-3.25 करोड़ एडिशनल खुराक चाहिए। और अगर प्रतिदिन हमारे पास 1-1.25 लाख ही टीका मुहैया हो पाता है, तो आप समझें कि टीका हमारे तक पहुंचने में ही कितना समय बीत जाएगा। और जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान को किए जाने की जरूरत है, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी इस जंग को हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जारी है लगातार, उसमें टीके की खुराक काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर 1-1.25 लाख की रफ्तार से अगर टीके हमें मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में पीछे छूटेंगे जरूर। कुंदन जी, टीकाकरण की अगर झारखंड में बात की जाए तो किस रफ्तार से टीकाकरण झारखंड में चल रहा है, क्योंकि पहले दूसरा चरण हो चुका है, दूसरा चरण अभी भी चल रहा है, तो क्या रफ्तार देखने को मिल रही है?
राज्य सरकार ने जितने टीका केंद्रों की स्थापना कर रखी है और वहां पर जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, आस्था सबसे दुखद बात है कि किसी भी केंद्र पे 10% से ज्यादा प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा पा रहा है। या तो वहां पर आम जनता नहीं पहुंच पा रही है या वहां पर टीका मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। परेशानियां या व्यवस्थाएं चाहे जो भी रही हो, कोई सा भी टीका केंद्र ऐसा नहीं है जहां पर 10% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति हो पा रही हो, जो प्रतिदिन के हिसाब से टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। जिलावार जो ब्यौरे सामने आ रहे हैं, उन जिलावार ब्यौरों में भी यही एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आम जनता के मन में एक धारणा बैठी हुई है कि अभी झारखंड सरकार टीकाकरण अभियान उसने रोक रखा है। हालांकि स्थिति यह है कि 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण अभियान लगातार बदस्तूर जारी है। 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान की झारखंड में शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से टीका केंद्रों की स्थापना की बात कर लें और वहां पर लक्ष्य प्राप्ति की बात कर लें, तो ये थोड़ा सा चिंतनीय है। राज्य सरकार को भी इस संबंध में कुछ न कुछ उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि टीका केंद्रों के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य हासिल किया जा सके और टीकाकरण अभियान को गति दिलाई जा सके। जी बिल्कुल, जिस रफ्तार से टीकाकरण यहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब सरकार अपनी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाई, तो सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहैया कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राज्य में अब तक 2,44,440 डोज पहुंच चुके हैं टीके के। तीसरे चरण की शुरुआत हो रही थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज पार्टी के विधायकों और प्रत्याशियों से मुखातिब होंगे। ये संवाद वर्चुअल होगा। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब लालू अपने नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक दोपहर 2 बजे से रखी गई है। इस बैठक में राजद सुप्रीमो के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विधायकों और प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे और नेताओं से बात करेंगे। यूं तो पार्टी स्तर पर इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन पार्टी के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी इस बैठक को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि लंबे समय के बाद लालू यादव आरजेडी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और ये पहली बार ऐसा होगा जब जेल से निकलने के बाद लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर इस पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और लालू यादव इसमें वर्चुअल बैठक ये कर रहे हैं। वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि इसमें राजनीति भी हो, राजनीतिक रणनीति भी तैयार की जा सके। तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद होंगे और विपक्ष की भूमिका अब काफ़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से लालू यादव ने राजनीति में अपनी भूमिका दी है और जिस तरीके से लालू यादव का एक्सपीरियंस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत भूमिका विपक्ष निभा सकती है। कहीं ना कहीं अब लालू यादव के आने से राजद को मजबूती मिल सकती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वर्चुअल तरीके से लालू यादव अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं से नेताओं से बातचीत करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इस अहम बैठक में माना जा रहा है? बिल्कुल आस्था, देखिए आज का दिन आरजेडी के लिए बहुत खास है, इसलिए क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता
या यूं कहें कि तेजस्वी यादव के पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद रहेंगे और एक लंबे समय के बाद वो पार्टी को लीड करेंगे, यानी कि जी ये तय होगा आगे की रणनीति कैसे तैयार की जाए। और जो उत्साह है लालू प्रसाद यादव के बेल मिलते ही एक उत्साह देखने को मिल रहा था। तमाम पार्टी के जो विधायक है, पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर एक उत्साह और खुशी देखने को मिली थी कि लालू यादव बैक अगेन, एक बार फिर से बिहार के अंदर वापसी होगी। हालांकि एम्स से वो सीधा अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पे गए हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद करेंगे। जी लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक नई राजनीति, एक नई सियासत की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त लग गया था, लोगों को लगने लगा था कि क्या लालू प्रसाद यादव वापस निकल पाएंगे, क्या उनकी सभी जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो पाएगी। इन तमाम प्रयासों के बीच में लालू प्रसाद यादव जब खुद सशरीर पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार रहेंगे तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो कितनी हाई होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी सहित आरजेडी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी होंगे, विधायक भी होंगे, सब अपने अपने घरों से वर्चुअल संवाद करेंगे, कैसे आरजेडी को आगे लीड करना है, कैसे इस सरकार के खिलाफ की नाकामियों को गिनाना है, कैसे 3.5 जी जी गौतम, बिल्कुल कहीं ना कहीं लालू यादव के नहीं होने से राजद को जो कमी खलती थी अब उनके आने से वो नहीं देखने को मिलेगी और एक मजबूत विपक्ष बनेगा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिना लालू प्रसाद यादव के भी जो अभी वर्तमान में जो बिहार की राजनीति है, जो सदन के अंदर आरजेडी की जो तस्वीर है वो एक मजबूत स्थिति में है। 111 सीटों से ज्यादा की स्थिति में है तेजस्वी यादव सरकार के, और बड़ी पार्टी के रूप में आज भी तेजस्वी यादव आरजेडी की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बीच में लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी, 2/3 बहुमत का जुटा लेना, राजनीति में सब कुछ देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और अब जब बाहर निकल गए हैं, जब आप आस्था अंदाजा लगाइए कि जब लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे तो 111 बड़ी सीट आ गई और बहुमत का आंकड़ा के करीब हो गए, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। लेकिन लालू प्रसाद यादव यदि बाहर होते तो शायद सरकार बन गई होती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भागम भाग दूसरे दलों के नेताओं में है वो लालू प्रसाद यादव के बाहर रहते कभी दूसरे दलों में नहीं जा सकते। यानी कि एक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो पुराना लंबा एक करियर रहा है राजनीति का, जोड़ तोड़ की राजनीति से लेकर तमाम हाजिर जवाबी तक, लालू प्रसाद यादव से बड़ा मास लेवल का लीडर कोई नहीं है। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव का जितना अनुभव रहा है, बेहद लंबा अनुभव राजनीति में रहा है उनका, और जिस तरीके से वो भूमिका निभाती है, काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाते हैं और मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, विपक्ष में भी मजबूती भूमिका वो निभाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो वर्चुअल बैठक है, वर्चुअल संवाद जो है, इसमें कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह है कि अभी वो सियासत नहीं करेंगे, सियासत कभी पहले वो एकजुटता दिखाएंगे, उसके बाद तमाम बिहार के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है कोरोना को लेकर के, उसको लेकर के तमाम जिला अध्यक्षों को, अपने नेताओं को ये जरूर कहेंगे कि अब आप अपने अपने जिलों में जरूर मुस्तैदी से काम कीजिए। जो लचर व्यवस्था है, जो हालात है इस वक्त बिहार के अंदर, उसको मजबूत कीजिए, जनता के बीच में चाहिए, अपनी बैठ बनाइए। और लालू प्रसाद यादव का एक जब संदेश पूरे जन जन तक पहुंच सकता है तो खुद लालू यादव मौजूद हैं, खुद लालू यादव का पूरा कुनबा मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, तो बिहार में कुछ न कुछ बेहतर तरीके से कोहराम, कहर और इन तमाम चीजों के बीच में जंग, यानी कि कैसे कोरोना से जंग लड़ी जाए, इसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे सकते हैं। गौतम, क्या ऐसा लगता है कि लालू के बाहर आ जाने से या फिर राजनीति में फिर से कदम रखने से, जिस तरीके से लालू आज वर्चुअल बैठक को लीड करेंगे और जिस तरीके से अब वो राजनीति में कोशिश आने की करेंगे, हालांकि जिस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाते हैं राजनीति में, बेहद मजबूत भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को एक झटका लगा है? को झटका लगा है। आस्था आपने बिल्कुल सही पूछा। सत्ता पक्ष को सबसे पहले ये नागवार गुजर रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर कैसे बेल मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, जब बेल से बाहर आ गए तो देखा आपने कि तमाम दलों के नेताओं ने कटाक्ष
कमेंट करना शुरू किया, कुछ ट्विटर के जरिए, कुछ बयानों के जरिए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जब कहा कि हम 9 तारीख को वर्चुअल मीटिंग करेंगे, तो आज जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी जारी की गई है कि लालू प्रसाद यादव को जो बेल मिला है वो सियासत करने के लिए नहीं मिला है, यानी कि वो वर्चुअल मीटिंग ना करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राजनीति में राजनीति के जरिए ही वो जेल गए हैं। तो इसलिए बखूबी जानते हैं लालू प्रसाद यादव और कब कहाँ कैसे बोलना है, किस वक्त कहाँ किस रूप पे चलना है, ये लालू प्रसाद यादव से बेहतर बिहार की राजनीति में या कह सकते हैं देश की राजनीति में कोई नहीं जानता। ये अलग बात है कि वो चारा घोटाला मामले में जेल गए 3.5 सालों के बाद पार्टी के अंदर, हालांकि दूसरी पार्टी रहती तो अब तक टूट चुकी होती। ये तो लालू प्रसाद यादव ही हैं जो अपने पूरे परिवार को, पार्टी को ले करके चल रहे हैं और बिहार में आज भी नंबर 1 पार्टी है। तो लंबा करियर रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और आने वाले दिनों में आगे किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, हालांकि कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले भी चुनाव कैसे हो इस पर भी लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं चर्चा कर सकते हैं। बहुत आज 2 बजे सबकी निगाहें रहेगी जब 2 बजे ये वर्चुअल मीटिंग शुरू की जाएगी। जी, कहीं ना कहीं राजद के भविष्य को लेकर लालू यादव चिंतित नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से राजद को बढ़ाया जाए, किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, विधायक किस तरीके से कार्य करे, नेता किस तरीके से कार्य करे, इन सभी जो है मुद्दों को लेकर लालू यादव आज बातचीत भी कर सकते हैं। बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव आज सबसे पहली बात यही करेंगे कि सबसे पहले पूरा आरजेडी जो बिखरा हुआ है, जो थोड़ा बहुत सिमटा हुआ है इधर उधर, वो पहले संगठित हो। अगर संगठित हो जाएगा तो उसके बाद हम बिहार की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कोरोना को लेकर है, कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा, सरकार की हर नाकामियों को गिनाया जाए, सरकार जहाँ फेलियर है उसको बताया जाए। तो भले अखबार के पन्नों में, टेलीविजन में जगह ना मिले, लेकिन सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाना है। ये लालू प्रसाद यादव जरूर टिप्स देंगे। और एक खास टिप्स जो अभी लालू प्रसाद यादव तमाम विधायकों को देंगे वो ये है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जनता ने चुन करके उनको सदन भेजा है, उनके लिए कैसे आप मददगार साबित होंगे, ये एक बहुत बड़ी टिप्स होगी जो संभवतः कहीं ना कहीं बिखरी हुई राजद को अब वो समेटने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। जी, लालू प्रसाद यादव वैसे भी बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में निभाते हैं, और लंबा समय, लंबा करियर उनका हो चुका है राजनीति में। तो कहीं ना कहीं उनके आने से राजनीति में, राजद में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल परिवर्तन, मैंने पहले भी कहा कि देखिए लालू प्रसाद यादव का जेल में रहना और जेल से बाहर रहना 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर वो जेल से बाहर होते तो आज ना तो ये जो चुनाव, देखिए आप, लालू प्रसाद यादव चुनाव के किसी भी मंच से उन्होंने कोई भी बयान या कोई भी जनमंच से सभा नहीं की, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव जेल में थे। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो अगर प्रतिकूल नहीं भी है तो भी वो अनुकूल में बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव के सामने बोलने वाले जो लोग हैं वही बोल सकते हैं, बाकी को सिर्फ सुनना है। लालू प्रसाद यादव एक बड़े कद के बड़े नेता हैं जिनको पूरी राजनीति के अंदर जिन एक समर्पण है। कई ऐसे पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद चाहते तो पार्टी छोड़ सकते थे, बात चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी की हो, बात चाहे आलोक मेहता की हो। कई ऐसे नेता हैं जिनको दूसरे पार्टियों में बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो समर्पण है लालू प्रसाद यादव के प्रति, जो डेडिकेशन है पार्टी के लिए, वो डेडिकेशन तेजस्वी यादव को स्वीकार करता है। और दूसरा, जो तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं भी करता है वो लालू यादव को मानता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के स्थितियां लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए बेहतर है। आज देखिए 75 से ज्यादा सीटें हैं लालू प्रसाद यादव के पास बिहार के अंदर। तो अब मोदी से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, इस चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई वो तेजस्वी यादव की रणनीति नहीं थी, वो रणनीति लालू प्रसाद यादव की थी। तभी वो जाकर के वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम अपने कैंडिडेट को भले ना खड़ा करें, लेकिन आपकी पार्टी कैसे जीतेगी इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। यानी कि लालू प्रसाद यादव को पता है कि किस राज्य में किस तरीके से
कब वोटिंग करके कब चुनावी चाल चलना है। जी यही कारण है कि आज ममता बनर्जी के सबसे बड़े हितैषी हैं लालू प्रसाद यादव, पड़ोसी राज्यों के साथ साथ एक बहुत बड़े हितैषी हैं। तेजस्वी यादव जी को या लालू प्रसाद यादव को एक किसी भी मामले में अगर याद करने की जरूरत होती है तो ममता बनर्जी धरने तक पहुंच जाती हैं। पिछली 2 साल पहले की ये घटना है। तो जी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये सब जो जो गैर एनडीए पार्टियां हैं, जो सब अब एकजुट कैसे हो। पीएम मोदी के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है, जो निगेटिविटी चल रही है, जी उसका फायदा कैसे मिले ये लालू प्रसाद यादव अब तय करेंगे। यानी जी अभी लालू प्रसाद यादव तो अभी निकले हुए 7 दिन ही हुए हैं। जी अभी उसके बाद आज वर्चुअल मीटिंग 2 बजे हो जाने दीजिए। उसके बाद ही आपको तमाम कार्यकर्ताओं को पहले एकजुट करना, फिर टिप्स जी देना, ये जी सारी बिल्कुल चीजें। गौतम, अब कार्यकर्ता को एकजुट करने की तैयारी लालू यादव करेंगे और कहीं ना कहीं किस तरीके से सत्ता पक्ष की जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, उनका फायदा भी उठाया जाए और किस तरीके से उन्हें घेरा जाए, इसका भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छे तरीके से लालू प्रसाद यादव फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।